तो यहाँ पे तुम्हारी उम्र कितनी थी खबीब? 9 साल का था। तुम 9 साल के थे पर वो सच में तुम्हें काट रहा है। तुम जानते हो यहाँ पर पापा ने मुझे क्या कहा था? उन्होंने तुम्हें क्या कहा? मैंने कहा वो मुझे काट रहा है, उन्होंने कहा तुम भी काटो। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा पिता अपने बेटों को एक भालू से कुश्ती करने पर मजबूर करता है? आइए साथ मिलकर देखते हैं। दागिस्तान गणराज्य उत्तरी काकेशस में कैस्पियन सागर के पास स्थित है। दागिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पर करीब 30 से ज्यादा जातियां और 81 से ज्यादा समुदाय रहते हैं। रशियन और फारसी एम्पायर्स, मंगोल और अरब इन्वेजन। दागिस्तान हमेशा से एक संघर्ष का मैदान रहा है और जब सोवियत यूनियन टूटा, हिंसा और अपराध को तो जैसे पंख से लग गए हों। पिछले 2 दशकों में एक क्रूर अलगाववादी विद्रोह ने रूसी राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हिंसा पड़ोसी चेचन्या से फैल गई है, जहां रूस ने 2 युद्ध लड़े थे। यही सब मिलकर एक ऐसी संस्कृति को जन्म देते हैं जहाँ पर युद्ध, संघर्ष और लड़ाई एक आम बात है। यह दागिस्तान के इतिहास में कई युद्धों की याद दिलाता है जिन्होंने इस क्षेत्र को परेशान किया। और ये बन गया एक परफेक्ट माहौल उग्रवाद और चरमपंथ को जन्म देने के लिए। सैकड़ों रूसी, जिनमें कई इस क्षेत्र से हैं, कहा जाता है वे ISIL में शामिल हुए हैं। इस जगह की वजह से यानी भौगोलिक कारणों से उस इलाके के लोग प्रतिस्पर्धा को बहुत पसंद करते हैं। ये तो उनके खून में ही है, समझ रहे हैं ना। अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, अब्दुल मनाफ नूरमैगोमेडोव। एक आर्मी वेटेरियन, सेना में रहते हुए साम्बो और जूडो सीखा, दोनों में चैंपियन बने और फिर वो बने अपने गांव के लिए एक मिसाल। मेरा काम लोगों को इस तरह तैयार करना है कि वे समाज के लिए उपयोगी बन सकें। स्कूल के बैनर पर लिखा संदेश साफ है, खेल, नशे और आतंकवाद के खिलाफ। जो लोग हमारे समाज और हमारी बनाई हुई चीजों को नष्ट करते हैं, हम हमेशा उनके खिलाफ लड़ेंगे। अब्दुल मनाफ ने शादी की और उनके हुए 3 बच्चे, मैगोमेडोव, मीना और एक नाम जो आज पूरी दुनिया जानती है, खबीब नूरमैगोमेडोव। वो हमेशा मुझे जैसे मुसीबत में डालने की कोशिश करता था। अगर मैं किसी को देखता जो लगभग मेरे जितना बड़ा है और मैं उसे अपने दुश्मन की तरह देखता, समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पिता मुझे उसके साथ कुश्ती करवाएंगे। It was like all my life. यहीं से असली कहानी शुरू होती है। खबीब जब 11 साल के हुए, उनके पिता ने गांव के 12 बच्चों को इकट्ठा किया और एक बड़ा सा घर किराए पर लिया, जहां अगले 10 साल तक सब बच्चे पढ़ाई और ट्रेनिंग करेंगे अब्दुल मनाफ की निगरानी में। जैसे फौज में होती है, हमारी जिंदगी ऐसी थी, फौजी जैसी। न माँ, न बहन, न कोई और औरत। यहाँ हर लड़के को खुद खाना बनाना, कपड़े धोना और अपनी देखभाल करनी होती थी। हर किसी को अपनी सफाई खुद करनी होती थी, अपने कपड़े खुद धोने और इस्त्री करने होते थे। स्कूल जाना, वापस आना, खाना बनाना, ये सब हम खुद ही करते थे। इन्हीं सालों के दौरान खबीब और उनके पिता ने मिलकर एक मिशन तय किया, वर्ल्ड चैंपियन बनना, सारे रिकॉर्ड तोड़ना और एक वादा जिसे खबीब ने अपनी जिंदगी के हर एक पल को समर्पित कर दिया। मैं और पापा हमेशा फाइट्स देखा करते थे और हम हमेशा जॉर्ज सेंट पियर से कुछ न कुछ सीखते थे। जानते हैं, वह UFC में प्रतिस्पर्धा करने वाले सबसे महान एथलीट हैं। वो मेरे पापा की पसंदीदा फाइट थी। अगर आज आप किसी युवा को जीवन के बारे में सलाह देंगे तो आप उसे क्या बताएंगे? अगर आपके पास कोई सपना है, अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, तो आप सामान्य नहीं रह सकते। आपको जुनूनी होना पड़ेगा, आपको बलिदान देना होगा और उसे पाने के लिए आपको नर्क से गुजरना पड़ेगा। और हर दिन ये वो नहीं है जो आपने अपने ट्रेनिंग कैंप के दौरान किया है जो आपको चैंपियन बनाएगा। यह वो है जो आपने अपनी पूरी जिंदगी किया है। ट्रेन करो, सो खाओ, फिर दोहराओ। ये खेल कमजोर लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये कमजोर लोगों को मजबूत बना सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खबीब ने अपने फाइटिंग करियर की शुरुआत में हार का सामना किया। बहुत लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। सितंबर में तुमने हमें बताया था कि तुम UFC के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो, और ये सच में हुआ। उस समय रूस से साइन करना लगभग असंभव था, समझ रहे हैं ना। जब उन्होंने मुझे साइन किया तब 11 साल से UFC में रूस से कोई फाइटर नहीं था। बहुत कम लोग हम पर विश्वास करते थे। जब मैंने देखा कि मेरे पिता मुझ पर कितना विश्वास करते हैं और वे सच में इसे कितना चाहते हैं, तो इससे मुझे एक तरह की जबरदस्त ऊर्जा मिली। अभी हम वीजा का इंतजार कर रहे हैं। कहा गया है शायद 25 तारीख के आसपास, और जैसे ही वीजा तैयार हो जाएगा हम उड़ान भरेंगे। वीजा प्रॉब्लम खबीब की कहानी में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। रूस से अमेरिका के लिए वीजा मिलना जितना मुश्किल है उतना ही तनावपूर्ण भी। इसी वजह से अब्दुल मनाफ अपने बेटे के साथ अमेरिका नहीं जा सके। उन्होंने अपने बेटे का करियर एक टीवी स्क्रीन के पीछे बैठ कर देखा। Here we go. Habib is on the move. Бродвей. Вот полицейский.
Хабиб, он тебе песню поет. А? UFC. А? Номер как тебе? UFC? Вот так, ребята. UFC. मीडिया वाले लोग आते हैं, सब लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है ये तो सिर्फ 23 साल का है, हमें नहीं लगता कि ये यूएफसी के स्तर का है। और मैं सोचता हूँ नहीं नहीं नहीं, मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे दुनिया का सबसे अच्छा बन सकता हूँ, समझे। मुझे याद है जब वह पहली बार AKA आया था तो वह मुश्किल से ही अंग्रेजी बोल पाता था। मेरा मतलब है वह मुझसे कहता था DC एक दिन मैं अजेय निर्विवाद चैंपियन बनूंगा, और हम कहते थे अरे तुम पागल हो गए हो, और वह हमेशा देखता और गौर करता रहता था। और जैसे जैसे उसे अपनी क्षमताओं और संवाद करने की योग्यता पर ज्यादा भरोसा हुआ, यह आत्मविश्वास बस बढ़ता ही गया। खबीब भी सबसे डरावनों में से एक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तुम्हें बुरी तरह पीट रहा है। वो सिर्फ तुम्हें पीट ही नहीं रहा बल्कि तुम्हें मानसिक रूप से भी तोड़ रहा है, और वो तुम्हें चीरफाड़ देगा। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन खबीब की कुश्ती सिर्फ सबसे ऊपर नहीं है बल्कि कई स्तर ऊपर है। हाँ खबीब, तो खबीब एक राउंड भी नहीं हारता, वो सबको कुचल देता है। ये तो पागलपन है। खबीब अब सिर्फ एक फाइट दूर है टाइटल से। टोनी फर्ग्यूसन से मुकाबला होना है, पर अब खबीब को चोट लग जाती है। 2 सालों से वह घुटने, पसली और पीठ की सर्जरी के कारण चोटिल रहा है। हाथ की सर्जरी, पसलियां टूटी हुई हैं। मुझे लगता है कि खबीब को 8 फ्रैक्चर और 4 ऑपरेशन हुए हैं। छोटों के साथ पीठ की सर्जरी, मान लीजिए घुटने का मेनिस्कस, क्रूशिएट लिगामेंट्स, पसलियों की हड्डी टूटना, कलाई की हड्डी टूटना, हाथ की खुली हड्डी टूटना। वो 2 साल के लिए ओक्टागोन से बाहर हो जाता है। ये मेरे लिए बहुत ही कठिन समय था क्योंकि मैं प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, और जिन सभी लोगों को मैंने हराया था वे किसी और को हरा रहे थे, और राफेल डोस अंजोस चैंपियन बन गए थे। और मैं सोचता था कि उदाहरण के लिए 1 साल पहले मैं उनसे बड़ा था, राफेल डोस अंजोस, और मैं यहाँ बिना बेल्ट के हूँ, और ये सभी लोग मेरी उपाधि के लिए लड़ रहे हैं। और एक पल में उसने कहा कि उसे लगता है कि वह खत्म कर देगा। ठीक उसी समय वह पहले ही खत्म करना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि शायद सर्वशक्तिमान मुझे यह बताना चाहता है, हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई अच्छाई छुपी होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो सहन करना जानता है वही सबसे अच्छा पाता है। केवल धैर्यवान ही जीत का स्वाद चख सकता है। ठीक है, मैं जो भी करना है करूंगा, फिर वापस आकर सबको धूल चटा दूंगा। और इसके ठीक 4 महीने बाद उसने मूर्छना में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। जब वो लौटता है, फिर से टाइटल फाइट मिलती है, फिर से टोनी के खिलाफ। पर यह लड़ाई शायद MMA के इतिहास की सबसे मनहूस लड़ाई है, जो 5 बार फिक्स हुई और 5 बार कैंसिल। टोनी का करियर इस बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इसलिए टोनी फर्ग्यूसन पर एक अलग डॉक्यूमेंट्री बनेगी। उसके लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सिर्फ 6 दिन बचे थे फाइट में, तभी टोनी को नी में चोट लग जाती है, और अब बुलाया जाता है मैक्स होलोवे को। Big drama show, baby. इस दौरान शुरू हो जाती है एक और जंग खबीब और कॉनर मैकग्रेगर के बीच में। ठीक जब वह टाइटल के लिए लड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी वह पूरी घटना कॉनर मैकग्रेगर के साथ हुई। एक आदमी है जिसका नाम आर्टेम है, जो कॉनर का सबसे अच्छा दोस्त है। वह रूस से है, खबीब भी रूस से है। ठीक है, उन दोनों के बीच कुछ रूसी चीजें चल रही थी। लेकिन एक चैंपियन तो जरूर निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा सेकुंदा हर बार पीछे हटता रहेगा। अगर वो मुझे कहीं सड़क पर मिल गया तो मैं उसे बिना किसी परेशानी के थप्पड़ मार सकता हूँ। और खबीब ने उसे थप्पड़ मार दिया, अपने दोस्तों के साथ उसे घेर लिया और थप्पड़ मार दिया। इस आदमी ने मेरे बारे में बकवास की, मैंने उसे पकड़ लिया। उसने फोन उठाया और कॉनर को कॉल किया। शर्मनाक कहा, हबीब मुझे थप्पड़ मार। कॉनर ने G650 में ईंधन भरवाया और उसमें आयरिश लोगों को बैठा लिया। वे न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर गए।
Open the door. Open the door. It was at this moment that he knew he fucked up. What the fuck? You alright, Mike? Hey, what the fuck? Yo, we gotta get him there. Get him back. लोग घायल हो गए थे, वो लोग हिल गए थे। मेरे स्टाफ वहां थे और उन्हें लगा उन पर किसी और ने हमला किया। फिर पता चला वो कॉनर था। What the fuck is wrong with him? That's why all y'all dude, what the fuck? I'm gonna fucking kill this guy. Dude, what the fuck? I'm gonna kill these guys 100%. I'm gonna kill this motherfucker. और उन्होंने सच में मुझे फोन किया और कहा हम पर अभी कॉनर मैकग्रेगर द्वारा हमला किया जा रहा है। उन्होंने हमारी बस की खिड़की में कुर्सी फेंक दी। हम मुड़े वापस सेरीना की ओर गए और वह तब तक जा चुका था। वह जेल जा रहा है। हाँ, वह जेल जा रहा है। और पुलिस आई और पुलिस उसे ढूंढ रही थी कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बस मुझे बताओ कहाँ, और बस तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है 2 लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे क्योंकि कांच उनकी आंखों में चला गया था। मुझे मैसेज भेजो, अरे यहाँ आओ इस जगह, और बस। ना कोई सुरक्षा, ना यूएफसी, कुछ भी नहीं। बस मुझे मैसेज भेजो, बता दो कहाँ, और बस। अब ध्यान रखिए, ये सब होने के बावजूद खबीब को अभी भी खिताब के लिए लड़ना है। मैक्स होलोवे भी मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाता है। फिर आता है एलाई क्विंटा एकदम आखिरी लम्हे पर। मुझे नहीं पता, मुझे अब भी नहीं पता कि अभी क्या चल रहा है। क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि यार इस हफ्ते तो बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, ये सब कुछ श्रापित है, मुझे ये फाइट नहीं लेनी चाहिए? क्या मैं पागल पहाड़ों से जन्मा हूँ? आप जानते हैं मैंने बहुत कठिन जीवन जिया है, यही मैं हूँ, समझे? जब आप तैयार हों तो लड़ना ही होता है। अब मेरा समय है। For the winner, by unanimous decision, and new UFC lightweight champion, Khabib Nurmagomedov. First of all, how does this feel? I'm very sad about I'm all my team here without my father. This everything because of my father. Alhamdulillah. Thank you so much, father. क्या तुम्हें आज रात अपने पापा से बात करने का मौका मिला, और अगर बात की तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, मैंने उनसे थोड़ी बहुत बात कर ली है और मैं उनसे कुछ अच्छे शब्द सुनने की कोशिश कर रहा था, समझ रहे हो? उन्होंने कहा उन्होंने मेरी जैब के बारे में बात की, समझ रहे हो? और फिर उन्होंने मेरी उन गलतियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया जो मैंने फाइट के दौरान की। जैसे तुम क्या कर रहे थे, समझ रहे हो? और मैं उनकी बात सुन रहा था, लगभग 2 मिनट तक सुना। फिर मैंने कहा ठीक है, आप मुझे कुछ कहना नहीं चाहते? तो उन्होंने कहा अच्छा काम था, बस वापस आओ, हमें ट्रेनिंग जारी रखनी है।
लेकिन असली जंग तो अब शुरू होती है। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि मैं डीए और जज का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दी। मैं अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने प्रशंसकों से कहना चाहता हूं, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आप आज मैकग्रेगर से क्या कहना चाहेंगे? अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं, कृपया बस मुझे लोकेशन भेज दें। मुझे लगता है कॉनर जीत सकता है। खबीब बिना सोचे दौड़ता है और कॉनर उसकी ठुड्डी पर मारकर उसे गिरा सकता है। कॉनर उसे नॉकआउट कर देगा। वो धरती पर सबसे आत्मविश्वासी इंसान है, तो खबीब के पास वो फाइट जीतने का कॉनर से ज्यादा मौका है। संभावनाएं कॉनर के पक्ष में हैं। मेरी शर्त खबीब पर थी। मुझे लगता है कॉनर उसे सुला देगा। वो रूसी लोग ऐसे मजाक नहीं करते दोस्त। तुमने बाद में वीडियो देखे हैं जब दागिस्तान में जहां वे फायरिंग कर रहे हैं। खबीब चैंपियन, कॉनर पितू। खबीब अस्सलाम वालेकुम। कॉनर प्रॉपर 12 के लिए बधाई। थैंक यू सर। इस मुकाबले के लिए आपकी भविष्यवाणी क्या है? अरे तुम अस्सलामु अलैकुम कहकर विस्की की बधाई नहीं दे सकते। तो उसे थप्पड़ मारो। कुछ करो इसके बारे में। तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? यहाँ उसका अपमान हो चुका है, तो कुछ करो या फिर अपना मुंह बंद रखो, साले बेवकूफ। मुझे नहीं पता उसके पिता ने उसे क्या सिखाया, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सिखाया तुम कभी हार नहीं मान सकते और हमेशा सम्मान करना चाहिए। यही मेरे पिता ने मुझे सिखाया है और मैंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा सम्मान किया। लेकिन मुझे उसके पिता का नहीं पता। जो चेचन दोस्त हैं, वैनाकी सैनिक, उन्होंने मुझे बताया कि दागिस्तान में उनके पास चिकन जॉ होते हैं। जब आप कॉनर मैकग्रेगर से लड़ते हैं, कॉन पोकर टेबल की सभी चिप्स लेता है, उन्हें बीच में रखता है और कहता है मैं पूरी तरह इसमें हूँ, आपको भी इसमें होना होगा। इन परिस्थितियों में मैं अच्छा काम करता हूँ। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? चेचन लोग जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं इस आदमी को कायर कहता हूँ, इस पिता को कांपता कायर कहता हूँ। तुम जानते हो केवल बुराई ही तुम्हारे पिता, पत्नी, बच्चों, धर्म जैसी बातों पर चर्चा कर सकती है। दिन की शुभकामनाएं। शराब नहीं पीता। तुम शराब क्यों नहीं पीते? मैं पार्टियां करता हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटता, मैं अपने हाथों से करता हूँ। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? कॉर्नर्स यही वो करता है। हाँ, वो लोगों से बात करता है और उनके दिमाग से खेलता है। इन चीजों से ये लोग जाने जाते हैं। उन्हें उनकी जमीनों से भगा दिया गया, उन्हें जमीन खदेड़ कर खाई किनारे पहुंचाया गया। तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम अंग्रेजी साम्राज्य की बात करते हो, लेकिन तुम्हारी अपनी भाषा का क्या हुआ? गंदी बातें करने की वजह से खबीब ने इसे काफी निजी तौर पर ले लिया। क्या यह आपके लिए व्यक्तिगत हो गया था? बिल्कुल, बहुत समय पहले। इस बारे में कुछ करो, इस बारे में कुछ करो। क्या तुमने मुझे बस के बाहर नहीं देखा था? नहीं। क्या तुमने मुझे बस के ठीक सामने बाहर नहीं देखा था? हरामी, तुम एक नकली झूठे चूहे हो। तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी। अब मैं यहाँ हूँ। उसने कुछ भी नहीं किया, वो बस में बैठा और वहीं हक दिया। ये सब कुछ वह नहीं है जो खबीब करते हैं। सही। उनका व्यवहार बहुत सम्मानजनक है। उसका चेहरा बदलना है। यह 6 अक्टूबर है, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। अगर तुम ये लड़ाई लड़ोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो तुम्हारे साथ होगा। लेकिन असल में पर्दे के पीछे कुछ और ही दांव पर लगा हुआ है। 3 बजे दोपहर ये सम्मेलन शुरू हो रहा है। मैं किसी का इंतजार नहीं करता। चलो शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो मैं यहाँ हूँ। तनाव और दबाव का असर न सिर्फ खबीब पर बल्कि उसके पिता की सेहत पर भी पड़ने लगा है। हाल ही में, खासकर इन पिछले 3 मुकाबलों में, मुझे पता ही नहीं था कि दबाव क्या होता है। मेरा ब्लड प्रेशर बदलने लगा और डॉक्टर, एम्बुलेंस वाले मेरे आसपास ड्यूटी करने लगे। ये सामान्य नहीं है और मैं रात में उठने लगा, कमरे में टहलने लगा, 2 या 3 गुना ज्यादा खाने लगा। ये नर्वसनेस है। हाँ, ऐसे पल भी आए थे। 15 मिनट हो गए मैं यहाँ हूँ। ये आदमी नहीं आया। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है और मिलते हैं कल दोस्तों। शुभ रात्रि। मेरा दिल इस आदमी के लिए, उसकी टीम के लिए, उसके लोगों के लिए काला है। मैं देख सकता था, सच में उस आदमी के दिमाग के अंदर और उसकी मुस्कान को देख सकता था। मुझे उसकी या उसके लोगों की कोई परवाह नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हें शांति का लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन अगर शांति का लक्ष्य नहीं रख सकते तो आंखों के बीच निशाना लगाओ। और बस मैं उस आदमी की आंखों के बीच निशाना लगाने वाला हूं और यह कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी, बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। Tomorrow night I'm gonna smash your boy guys. मैं शुरुआत से ही तेजी से आऊंगा। मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है।
कोई भी कुश्ती, कोई भी तकनीक, कोई भी ताकत, कुछ भी नहीं। मैं शुरू से ही उस आदमी के सिर के पीछे हूँ। इस बात पर मुझ पर भरोसा करो। शनिवार की रात 6 अक्टूबर तुम YouTube लाइव देखना। मैं तुमसे और तुम्हारे सारे स्टैंडर्ड टिकट से बेहतर हो जाऊंगा। तुम डैनी व्हाइट के पास एक बदबूदार चीज ले जा रहे हो और उसे वापस चांद पर भेज दूंगा। जब मैं उसकी गर्दन पकड़ता हूँ और उसे घोंटता हूँ तो वह टैप करता है, समझे? ऐसा लगता है तुम टैप कैसे कर सकते हो, सो जाओ सो जाओ। और वह टैप करता है और मैं सोचता हूँ ठीक है ये काफी नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। और मैं देखता हूँ जैसे उसके कुछ कॉर्नर वाले मुझसे बात कर रहे हैं। जैसे वो मुड़ता है, अपना माउथ पीस निकालता है और उसे सीधे कॉर्नर के कैंप की दिशा में फेंक देता है। जब वह कूदा मुझे याद है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैं सोचता हूँ ओह मुझे उसका दिल चबाना है, समझे? Okay, I have a question. If there is no police, what's gonna happen? You tell me. मुझे पता है कि ये मेरा सबसे अच्छा पहलू नहीं है, जानते हो ये मेरा सबसे अच्छा पहलू नहीं है, जानते हो मैं भी एक इंसान हूँ। इस फाइट के बाद नेवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन ने खबीब को 9 महीने का बैन दे दिया और मैग्रेगर को सिर्फ 6 महीने का। खबीब पर $5 लाख का जुर्माना लगा और मैग्रेगर पर सिर्फ 50,000 का। इज दैट फेयर? तो जब वह मेरी धर्म के बारे में बात करता है, वह मेरे देश के बारे में बात करता है, तब क्या? और आपने उसके पिता को चूहा कहा, आपने उसके पिता को आतंकवादी कहा। उसने बस तोड़ दी, उसने लगभग कुछ लोगों को मार ही डाला था। इस बारे में क्या? उसने तो बस वही खत्म किया जो उन्होंने शुरू किया था। क्या आपको इंसाफ लगा? कमेंट में बताइए। मुझे पता है जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे बहुत डांटने वाले हैं। जब खबीब पर बैन था तब UFC ने एक इंटरम बेल्ट चैंपियनशिप फाइट कराई जिसमें डस्टिन पोरियर चैंपियन बनते हैं। तब तय हुआ कि खबीब उनसे लड़ेंगे अबू धाबी में, और यह पहली बार था कि उनके पिता उनके साथ उनके कॉर्नर में खड़े होने वाले थे। अभी हमारे नाम 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, एक उसके नाम और एक मेरे नाम। अगर वह बाप बेटे के साथ मिलकर 10 तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि तब सब ठीक रहेगा।
आपका अपने पिता के साथ किस तरह का रिश्ता है? क्योंकि उनमें एक ऐसा पहलू था जिसने आपको प्रोत्साहित किया, क्योंकि पिता का प्रोत्साहन न मिलने पर दुनिया बहुत निराशाजनक हो जाती है, साहसी व्यक्ति बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिता की भूमिका यह है कि वह बच्चे को उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके उसमें आत्मविश्वासी स्वायत्तता की भावना को विकसित करे। पिता बच्चों के साथ उग्र और मस्ती भरा खेल ज्यादा खेलते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा और जरूरी है और इसे पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वो बहुत ताकतवर है। हर दिन उसके साथ कुश्ती करना, आप जानते हैं, वह बहुत ताकतवर है। आप लोगों को उसके साथ कुश्ती आजमानी चाहिए। मेरे पिता उनसे 2 गुना हल्के थे। उस ऊर्जा को महसूस किया जा सकता था। ऐसा महसूस होता था कि पता नहीं, उसमें कोई अजीब सी ताकत थी। क्योंकि एक पिता का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक रूप से अपने बच्चों के साहस को मजबूत करना होता है। जिंदगी कठिन है, ये आपके सामने कई तरह से आएगी। आप इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, आप इसमें फल फूल सकते हैं, आप इसे साध सकते हैं, तुम इसे संभाल सकते हो बच्चे, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे मैं तुम्हारे पीछे हूँ, दुनिया में तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ रूप के प्रकट होने के पीछे। और यही बच्चे को रीढ़ देता है, समझे, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। मेरे पास यहाँ पिता हैं, मेरे पिता। मैं अपने पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं अपने दागिस्तानी हमवतन भाइयों से हाल ही की घटनाओं, इस वायरस, इस बीमारी के संबंध में एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे दागिस्तान में स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ही दुखद है। अस्पताल भरे हुए हैं, बहुत से लोग बीमार हो गए हैं और बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और सच में हमें अभी पहले से कहीं ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है। मेरे पिता इस समय अस्पताल में हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है इस वायरस के कारण, तो उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत मुश्किल है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें भी हमारे पास वापस लौटा दे। अल्लाह हम सभी की मदद करे। जब हमें पता चला कि यह कोविड है और यह बुरा है, तो मैं बहुत चिंतित था कि क्या हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके जीवन में उसके पिता कितने महत्वपूर्ण थे। हर आदमी के पास एक और आदमी होता है जिसकी ओर वह रुख कर सकता है, और वह आम तौर पर आपके पिता होते हैं। और जब आपके जीवन में कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति होता है, जैसे खबीब के पिता थे, लेकिन फिर वह खबीब से भी ऊपर हो गया। एक दिन आप उठते हैं, आप वह फोन कॉल करते हैं, कोई जवाब नहीं देगा और आपको खुद ही इसका सामना करना पड़ता है। फिर पूरी दुनिया में एक सवाल उठता है, क्या खबीब कभी फिर से ओक्टागन में कदम रखेगा जब उसके पिता अब नहीं रहे? आप नुकसान को कैसे झेलते हैं? क्या यह आपको अभी मुकाबले से पहले ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करने में बाधा डालता है? यह बेशक मुझे बाधित करता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सच में लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि वह अपने पिता से कितना प्यार करता था और वे दोनों कितने करीब थे। उसके पिता एक सख्त इंसान थे। उसके पिता ने, आप जानते हैं, उसे एक मर्दाना आदमी बनने के लिए पाला था। मुझे नहीं पता दोस्त, शायद ये ऐसा लगता है कि अगर भावनाएं किसी और स्तर पर जीतती तो मैं और भी मजबूत हो जाता। कोई भी परीक्षा आपको बदल सकती है या आपको और मजबूत बना सकती है। अब हम ये अखाड़े में देखेंगे और पता चलेगा कि क्या होता है। आप अपनी बुढ़ापे को कैसे देखते हैं? खैर, अपने पोते पोतियों के साथ किनारे पर या अपने पूर्वजों के साथ? मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी को बताना महत्वपूर्ण, उपयोगी और जरूरी है। मुझे लगता है कि अपने बच्चों को ये बताना कि मैं अब काफी बूढ़ा हो गया हूँ और कल को बीमार भी पड़ सकता हूँ, जरूरी है। हम नहीं जानते कि कोई इंसान कितने दिन जिएगा। हमें आज और कल दफनाए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभी मुझे अपनी जवानी याद आती है। एक ही शहर,
कभी कभी मुझे अपनी जवानी की उम्र की याद आती है। वही शहर, वही दोस्त, वही जगह, कुछ भी नहीं बदला। सिर्फ एक चीज बदली है, वो सिर्फ मेरा सपना नहीं था, वो मेरे पिता का सपना भी था। जानते हो, हम ये सब जिंदगी भर साथ कर रहे थे और उस वक्त ये सब पिता के बिना था। मेरे जीवन का सबसे भावुक पल था वो, जानते हो। ऐसा था कि उस समय मेरा सपना तो पूरा हुआ, लेकिन मेरे पिता के बिना। आज मैं यह कहना चाहता हूँ, यह मेरी आखिरी लड़ाई थी और मैं यहाँ अपने पिता के बिना कभी नहीं आऊँगा। अपने माता पिता के करीब रहें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। लेकिन फिर डैना व्हाइट ने खबीब को फ्लॉयड मेवेदर से लड़ने के लिए $100 मिलियन की पेशकश की थी और खबीब ने कहा, डैना, आई एम फिनिश्ड।